देखो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपका ना वो बात करता है, याद करो बीएसटी में आप एक चैप्टर पढ़ते थे बिजनेस एनवायरनमेंट बोल के, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 में, जिसमें आप वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल ये सब फैक्टर पढ़ते थे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड होगा, क्योंकि यहाँ मॉडल का नाम देखो क्या दिया, पेस्टल मॉडल। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल। अब एक और ये आ गया जो वहाँ नहीं होता था, ये हो गया एनवायरमेंटल, मतलब वो नेचुरल फैक्टर्स, फ्लड ये सब, और एल हो गया लीगल, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इमर्जिंग डायमेंशंस को पढ़ेंगे, जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म दिया वेकाफू, मतलब वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी, फियर ऑफ अननोन एंड अनएक्सपेक्टेंसी। इसी में एक और चीज पढ़ोगे, पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। पॉटर में 5 फोर्सेस बताया, तो इस तरीके से अपने 3 मॉडल पढ़ रहे हैं, पेस्टल, वकाफू और पोर्टर। पोर्टर 5 फोर्स बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले अपने चालू करते हैं पेस्टल मॉडल से। तो पहले हम बताया बिजनेस एनवायरनमेंट होता है क्या। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आपको याद करना, 3 चीज याद करो। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फोर्स या कोई भी फैक्टर जो आपके बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता हो, ठीक है ना, यही है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो क्या बोला, एनवायरनमेंट ऑलवेज इन्फ्लुएंस द बिजनेस, और बिजनेस भी एनवायरनमेंट को उल्टा इन्फ्लुएंस करता है। तो यही इस चैप्टर में मेन पार्ट पढ़ना। तो 3 चीजों को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, कोई भी फोर्स यानी आपका डिमांड, सप्लाई, ये सब, एंड कोई भी फैक्टर्स यानी आपका लेबर का स्ट्राइक और ये सब, जो आपके बिजनेस के डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। तो पहले हम बताया बिजनेस क्या होता है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग या ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी गुड्स या सर्विस का, जिसको खरीद के आगे बेचते हैं टू अर्न प्रॉफिट ऑन अ रिकरिंग नेचर। तो बिजनेस का मीनिंग जानते हो, उतना कुछ उसमें है नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट, मतलब नीड ऑफ द सोसाइटी को पूरा करना, एक ही ऑब्जेक्टिव है। आप एक बोल सकते हो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, तो प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। सोसाइटी का नीड फुलफिल करना भी एक ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस को एक्सपैंड करना, ग्रोथ करना भी एक ऑब्जेक्टिव है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी एक ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी लाना भी एक ऑब्जेक्टिव है। टेक्नोलॉजी में एक्सीलेंस होना भी एक ऑब्जेक्टिव है। सेल्फ रिलायंस होना मतलब खुद पे डिपेंडेंट होना। कम्पिटिटिव में लड़ाई करना, सरवाइव करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, फाइनेंशियली सॉल्वेंट रहना, अलग अलग एरिया का क्वालिटी का डाइवर्सिफाई बिजनेस करना, लोगों का वेलफेयर करना, एम्प्लॉय का वेलफेयर करना, ये सब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। ये सब चीजें बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, और इन्हीं को जोड़ के बनाया गया बिजनेस एनवायरनमेंट और उसका इन्फ्लुएंस किया। तो हम बोला एनवायरनमेंट 2 टाइप के, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। मतलब कुछ बाहर की चीजें हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, कुछ अंदर की बातें हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, ठीक है ना। इंटरनल एनवायरनमेंट कौन हुआ, जो बिजनेस खुद कंट्रोल कर सके, जैसे बिजनेस का फिलोसफी क्या है, मेरा प्रायोरिटी क्या है, मेरा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब इंटरनल फैक्टर्स हो गए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हुआ, जो बिजनेस के बियॉन्ड कंट्रोल है, जैसे देश का इकोनॉमिकल फैक्टर, लॉ, डेमोग्राफी, ज्योग्राफिकल फैक्टर, पब्लिक का टेस्ट, गवर्नमेंट का रूल, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है ना। हमको इन्हीं को लेके क्या एनालिसिस करना रहता है, स्वॉट। स्वॉट क्या होता है, एस माने स्ट्रेंथ, डब्ल्यू माने वीकनेस, ओ माने अपॉर्चुनिटी, और टी माने थ्रेट। तो इंटरनल है, स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरा इंटरनल होता है, मेरा अपना ताकत, मेरा अपना कमजोरी।
ठीक है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होता है, बाहर से खतरा, बाहर क्या क्या मौका है मेरे पास। ये 4 चीज को एनालाइज करना। देखो यहाँ पे दिया है स्ट्रेंथ, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, इनको एनालाइज करना और अपना डिसीजन लेना, ठीक है। क्योंकि मैं बोला बिजनेस स्वॉट एनालिसिस करते हैं खुद का, तो ये स्वॉट का फुल फॉर्म याद रखने लायक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इनमें पहला दोनों इंटरनल है, बाकी दोनों एक्सटर्नल है। अब आ जाओ एक एक करके लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बात किया। पहले एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात किया। एक्सटर्नल को फिर 2 कैटेगरी में तोड़ा, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब वो छोटा छोटा बात, मेरा कस्टमर, मेरा सप्लायर, मेरा कॉम्पिटिटर, ये है तो एक्सटर्नल ही, मेरा मार्केटिंग एजेंसी, तो ये सब हो गए माइक्रो फैक्टर। तो सप्लायर तुम्हारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? वो तुमको रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करता है, वो तुमको सर्विसेज देता है, गुड्स देता है। तो अगर वो अपना दाम बढ़ा दे, दाम कम कर दे, तो वो सब में तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। कंज्यूमर या कस्टमर, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, उसको नया कोई प्रोडक्ट पसंद आए, तुम्हारा प्रोडक्ट में उसको कुछ गड़बड़ नजर आ जाए, उसका बार्गेनिंग पावर तुमको इम्पैक्ट करता है। कॉम्पिटिटर, तुम्हारा राइवल ऑर्गेनाइजेशन क्या प्लानिंग कर रहा है, उनका स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या है, वो लोग भी तुमको डायरेक्टली इम्पैक्ट, उनका ब्रांड इमेज कितना है मार्केट में, ये सब तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, मतलब वो मिडिल मैन, एजेंट लोग, जो लोग तुम्हारा माल बिकवाते हैं, एक तरीके से तुम बोल सकते हो सेल्समैन, वो लोग तो डायरेक्ट कंज्यूमर से लिंक करते हैं ना। तो अगर वो तुम्हारे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करे तो वो ज़्यादा बिकेगा। जैसे देखो यहाँ पे बोला है मार्केटिंग रिसर्च फर्म, मीडिया, ये सारे इंटरमीडिएरीज हैं। सेल्समैन, ये सब तुमको मदद करते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है एक्सटर्नल में, वो है मार्केट। मार्केट का मतलब यहाँ पे वाइडर टर्म में तुम बोलोगे तो वेंडर और कस्टमर दोनों आ गया। मार्केट का मतलब हो गया सप्लायर भी और कस्टमर भी, दोनों का बात हो रहा है। मार्केट में, मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, वहाँ डिस्क्रिमिनेटिंग हो रहा है कि नहीं, ओलिगोपोली है क्या, कैसा मार्केट है, वो भी तो इम्पैक्ट करता है ना। और छठा फैक्टर हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारा कैपेसिटीज क्या है, तुम्हारा स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारा कैपेबिलिटीज क्या है, ये सब हो गया माइक्रो फैक्टर्स। अब आ जाओ मैक्रो फैक्टर्स पे। मैक्रो मतलब लार्जर फैक्टर, जैसे देश का डेमोग्राफी कैसा, मतलब किस एरिया में कितना पॉपुलेशन रहता है। डेमोग्राफी का मतलब होता है कैसे लोग रहते हैं और कितने लोग रहते हैं, मेल कितने हैं उस एरिया में, फीमेल कितने हैं उस एरिया में, उस एरिया में अमीर कितने, गरीब कितने, हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, है ना, यंग कितने, ओल्ड कितने। तो ये सारी चीजें तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। अब अगर हम एक पंजाबी इलाका में पाव भाजी, इडली डोसा का दुकान खोलें, बिकेगा, लेकिन वैसे नहीं बिकेगा, उतना ज्यादा नहीं बिकेगा, क्योंकि पंजाबी लोग वो लोग इडली डोसा शौक से खा सकते हैं, लेकिन रोज नहीं खा सकते। वैसे अगर हम साउथ इंडियन में जाके पाव भाजी और ये मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये सब का दुकान खोलेगा, वो लोग शौक से खा लेंगे, टे फॉर अ चेंज, लेकिन रोज नहीं खा सकते, है ना। तो वो सब चीजें हो जाती है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मतलब देश में डिमांड कितना है, देश का इकोनॉमी कैसा चल रहा है, अभी फॉरेन मार्केट में हमारा कितना कंट्रोल है। तुम जो जो चैप्टर का नाम पढ़ते हो ना, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, मनी इंटरेस्ट, हेन टेन, इकोनॉमिक्स में जितने चैप्टर का नाम जानते हो ना, सब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। वो गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट्स, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एंड लीगल क्या हुआ? सब पॉलिटिकल और लीगल दो बताना चाहिए था। पॉलिटिकल क्या हुआ सर? जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज होता है, गवर्नमेंट जो लेबर लोग को लेके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, इंडिया में फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसीज को लेके जो गवर्नमेंट लॉज बनाता है, ठीक है। और लीगल क्या हुआ सर? देश का लॉ, कोर्ट, ये लोग जो बोलते हैं, लॉ या कोर्ट जो बोलता है वो हो गया लीगल फैक्टर।
फिर आया सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, लोग कैसे हैं सोसाइटी में, लोगों का सोच कैसा है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनका ज़्यादा सेविंग करने का इच्छा है, ज़्यादा खर्चा करने का इच्छा है, लोग कैसे बिहेव करेंगे, लोगों का पढ़ाई लिखाई कैसा है, लोगों का एथिकल स्टैंडर्ड्स कैसा है, सोसाइटी कितना सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड है, आपस में कितना लड़ाई झगड़ा है वो लोग का। बहुत सारा फैक्टर है जिन पे तुम्हारा बिजनेस डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तुम्हारे यहाँ पे कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तुम्हारा कंपटीटर कितना नया नया टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, तुम्हारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी बदलता है कि धीरे धीरे बदलता है, ये सब फैक्टर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अब आया ग्लोबल एनवायरनमेंट, फॉरेन कंपनीज कैसे काम कर रहे हैं, फॉरेन में डिमांड कितना है, फॉरेन में कैसा देश का हालत चल रहा है, वो लोग के देश का हालत, जैसे अभी रशिया हो या इजराइल हो या फिलिस्तीन हो, ये लोग बहुत कुछ नहीं खरीदेंगे ना अभी, क्योंकि इनके देश में अभी वॉर और ये सब ही चल रहा है, तो ये लोग नॉर्मल गुड्स का बाइंग पे ध्यान ही नहीं देंगे, लोग अभी कैली नेसेसरी गुड्स के बाइंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि वहाँ का लोग सोचता है अभी केवल खाना का अरेंजमेंट हो जाए वही बहुत है। अभी वो लोग टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदने में नहीं सोच रहा हो, तो यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है बिजनेस, ठीक है ना। जैसे कोविड-19 आया, एग्जांपल दे रहे लोग, तो सर वो भी लोगों को बहुत सारे बिजनेस को इम्पैक्ट किया, तो ये सब प्रॉब्लम आती, ये हो गया हमारा मैक्रो फैक्टर, मतलब जो दुनिया लेवल या देश लेवल पे इम्पैक्ट करे वो मैक्रो, और जो मेरे इंडिविजुअल बिजनेस को इम्पैक्ट करे वो माइक्रो, ठीक है। अब आ जाओ एक एक करके 3 मॉडल पढ़ना था इस चैप्टर में। पहला मॉडल का नाम है पेस्टल मॉडल। देखो फुल फॉर्म पकड़ लो, बहुत है। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल कल्चरल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एनवायरमेंटल, मतलब यहाँ नेचुरल एनवायरमेंट का बात कर रहे हैं, वो फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, वो सब का बात कर रहे हैं। एल से लीगल फैक्टर। अब अगर तुम्हारे देश में जब यहाँ पे इसमें तुमको गैस करना होता है कि कौन सा फैक्टर का बात कर रहे हैं, तो देखो पॉलिटिकल फैक्टर में क्या क्या बातों पे ध्यान दोगे, सर कितना गवर्नमेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है, गवर्नमेंट कितना बिजनेसमैन के सपोर्ट या अगेंस्ट है, कितना ज़्यादा करप्टेड है या लेस करप्टेड है, गवर्नमेंट का फॉरेन से कंट्री से रिलेशन कैसा है, टैक्स पॉलिसीज़ कैसा है, लेबर लॉ कैसा है, एनवायरमेंटल लॉ कैसा है, गवर्नमेंट कितना रिस्ट्रिक्शन लगाता है या कितना छूट देता है बिजनेस करने का, ये सब हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। वैसे इकोनॉमिकल फैक्टर में क्या आया, सर अगेन वही बोलिए ना, सारा इकोनॉमिक्स के चैप्टर का नाम देखो, डिमांड सप्लाई, ये सब चीज़ें वहाँ पूरी की पूरी आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, देखो ट्रेड यूनियन, ग्लोबल सप्लाई, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, ये सब चीज़ इसमें आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़, टूरिज्म, ये सब चीज़ आ गया इकोनॉमिकल फैक्टर में। सोशल फैक्टर में क्या आएगा, वही लोग कितने कॉन्शियस हैं, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा है, मतलब वो लोग क्या ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कितना एज फैक्टर कैसा है, इनकम फैक्टर कैसा है, ये सब चीज़ लोगों का। टेक्नोलॉजी में भी अपने जो पीछे पढ़ लिया ना, बस वाले नाम याद रखने को है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको एक एक करके बताया कि पॉलिटिकल फैक्टर कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो बोला कि ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे बिजनेस के फेवर में है गवर्नमेंट का डिसीजन, तो तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, और अगेंस्ट में है तो बिजनेस डाउनफॉल करेगा। वैसे अगर देश में डिमांड अच्छा है, देश में सप्लाई अच्छा है, सब कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर ग्रो कर रहा है, तो तुम्हारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। और अगर इकोनॉमिकल फैक्टर देश का डाउन चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, अभी एकदम डिमांड नहीं है, रिसेशन चल रहा है, तो तुम्हारा भी बिजनेस डाउनफॉल जाएगा। इसमें दोबारा घूम फिर के ना बार बार ये लोग वही बात को बस खाली बताता गया कि ये सब बिजनेस को इम्पैक्ट कर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पोस्टल मॉडल में ऊबर का एनालिसिस दिया, ऊबर को पॉलिटिकल फैक्टर कैसे इम्पैक्ट किया। बहुत सारा कंट्री में ऊबर बैन है, वो लोग को मिनिमम वेजेस तो देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट रूल बना के रखा है। ड्राइवर को इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट रूल बना के रखा है, सब तो पॉलिटिकल फैक्टर है। इकोनॉमिकल फैक्टर, फेयर चार्जेस वहाँ ज़्यादा नहीं रख सकते कोई देश में, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब ज़्यादा है कि नहीं, ये सब इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया। सोशल फैक्टर,
वहाँ के लोगों को कैसा टैक्सी में एक्सपीरियंस चाहिए। अब जैसे कोई लोग ऐसा भी है ना जिनको लगता है कि एसी वेसी उतना फर्क नहीं पड़ता, हमको तो मेरे डेस्टिनेशन पे पहुँचने से मतलब है। और कोई ऐसा भी चलता है टैक्सी में जिसको लगता है नहीं कंफर्ट होना चाहिए पूरा। तो यूजर फ्रेंडली हो, ये सब चीज़ें सोशल फैक्टर। एक एक करके आपको खाली बस एग्जाम्पल समझाया कि कैसे ओवर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मेनली शायद समझ में आया इतने बात। पेस्टल मॉडल में PESTA का फुल फॉर्म याद रखना है और इसमें क्या आता है जनरली वो गेस करने बोलेगा। तुमको एक स्टोरी देके एक छोटा लाइन देके बोलेगा बताओ ये पॉलिटिकल फैक्टर की, सोशल की, टेक्नोलॉजिकल की, इकोनॉमिकल। जैसे केस स्टडी में करते थे BST में। तो ये जो एग्जाम्पल जो अंडरलाइन करा रहा था ना कि इसमें ये देखते हैं उसमें वो देखते हैं, उनको 2-3 बार केवल रीड कर लेना ताकि वहाँ ठीक से गेस कर पाओ। अब आता है इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ वकाफो। बोले तो ना 3 मॉडल पढ़ रहे हैं, तो अगला मॉडल है वकाफो। ये पहली बार 1987 में बनाया गया था। ये टर्म कौन लेके आया था? वैरेन बेनिस एंड बर्ट नैन्यूज 1985 में ये टर्म लेके आया था। वो थ्योरी बनाया था ये वाला। वकाफो क्या बताता है? ये डिस्क्राइब करता है कि कितना वोलेटाइल है, मतलब कितना चेंज हो रहा है, कितना अनसर्टेनिटी है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना एम्बिगुअस है, मतलब अनक्लियर्ड है। ये सब चीज़ों के ऊपर बात करता है। ये कोल्ड वॉर जब हुआ था ना दुनिया में, तब ये टर्मिनोलॉजी निकाल के लेके आया गया था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वकाफो को पहले समझाया। डायनामिक्स ऑफ वकाफो वर्ल्ड। पहले बोला वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब ये बता रहा है कि वोलेटाइल इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑन वन एंड विच डिस्क्राइब अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, on the other hand it concept that refer to speed, volume, nature and magnitude of a change। कितना जल्दी चेंज होगा। वोलेटाइल का मतलब होता है कितना जल्दी चेंज होगा, कितना ज्यादा चेंज होगा। एक होता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, कितना ज्यादा। वो इलास्टिसिटी वाला जो बात करते थे ना, वो ये बात करते हैं। हाँ, इम्पैक्ट का बात करता है, वॉल्यूम का बात करता है। तो वी हो गया। दूसरा क्या? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या चीज का बात करता है? refers to extent to which we can confidently predict the future। कितना मेरा प्रिडिक्शन करेक्ट होने का चांस है फ्यूचर के बारे में। अगर कम चांस है तो ये मोर अनसर्टेन है, और अगर बहुत ज़्यादा चांस है कि हम जो बोल रहे हैं वही होगा तो बहुत ज़्यादा सर्टेन है या कम अनसर्टेन है। ठीक है, तो लोग वोलेटाइल और अनसर्टेन में कंफ्यूज रहते हैं। बट वोलेटाइल बात कर रहे हैं बेटा एग्जैक्टली क्या चीज़ का, कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, कितना इम्पैक्ट करेगा। और अनसर्टेनिटी बात करता है कि जो तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो वो कितना सही होने का चांस है या कितना गलत होने का चांस है। तो इसके लिए हम लोग सिचुएशन को एनालाइज करके प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो वो प्रेडिक्शन कितना सही होने का चांस है। ठीक है, नेक्स्ट आया कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो कितना सिंपल है या कितना डिफिकल्ट है समझना। सर मैक्सिमम टाइम तो डिफिकल्टी है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा डिफिकल्ट होता चला जाता है। आज से 10 साल बाद क्या सिचुएशन होगा सोचना और डिफिकल्ट हो जाता है। आज से 6 महीना बाद क्या होगा सोचना थोड़ा इजी पड़ता है। तो हम जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाते हैं, जितना ज़्यादा लॉन्गर सिनारियो में जाते हैं, उतना ज़्यादा मेरा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है। अलग अलग दुनिया के देश बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो हमको सबका अलग अलग चीज़ों को समझना इतना आसान थोड़ी ना। अमेरिका इस सिचुएशन में कैसे अमेरिकन पब्लिक सोचेगा और सेम सिचुएशन में कैसे इंडियन पब्लिक सोचेगा, सेम सिचुएशन में कैसे रशियन पब्लिक सोचेगा। सर ये इतना आसान नहीं है, सबका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये ऑलवेज हाईली कॉम्प्लेक्स रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स है। फिर बोला एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब कैन नॉट बी क्लियरली इंटरप्रिटेड। कोई चीज़ अगर मेरे सामने तुम रख दिए, जैसे तुम हमको बोले हो कि नीरज सर गवर्नमेंट इस चीज़ पे GST बढ़ाएगा, अब हम इसको अंदाज़ा लगाना कि इसका इम्पैक्ट इंटरप्रिटेशन करना, ये तो बहुत आसान हम एग्जांपल दे दिया जिसको आप इजीली इंटरप्रेट कर लोगे कि सर अगर GST बढ़ेगा तो गुड्स का दाम बढ़ेगा, गुड्स का दाम बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, तो आप अभी ज़्यादा मत बनाइए। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सिचुएशन दे दिया इसको। कई एक सिचुएशन ऐसा होता है ना, कहीं ये गेस करना मुश्किल है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो।
ठीक है ना, ये एम्बिगुअस होता है, थोड़ा अनक्लियर होता है सिचुएशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है ना दुनिया में। हर चीज का पूरा जानकारी तो होने के बाद पता चलता है। बहुत सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती है, एक जन कुछ बोल रहा है, एक जन कुछ बोल रहा है, तो हमेशा क्लियर कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। बात को समझना, बात को पता होना आसान है, बात को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि होने के बाद तो बोलते थे देखो जीएसटी बढ़ा था इसलिए डिमांड तो गिरना ही था, बट सर होने के बाद है ना, क्या पता सर जीएसटी बढ़ा और उसके बाद भी डिमांड बढ़ता रहे, क्योंकि और भी कई एक फैक्टर इम्पैक्ट कर रहे थे उस बात को। तो सर इतना आसान नहीं है, ये बहुत थोड़ा अनक्लियर है कि इंटरप्रिटेशन इतना आसान नहीं है। फियर ऑफ अननोन एंड अनप्रेसिडेंटनेस, हर आदमी ना अनसर्टेनिटी से डरता बहुत है, इसीलिए बिजनेसमैन डर के मारे बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते। अब पेंडेमिक जब कोविड-19 हिट किया, बहुत लोग जो लोग खाने पीने का सामान बेचते हैं वो बहुत प्रॉफिट कमाए, लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं पहले वो समझ पाएंगे। उनको तो पहले लगा होगा अरे बाप रे लॉकडाउन लग रहा है, कई लोग डर के हमारे सामान ही नहीं लिए, तो हम पहले से कैसे स्टोर कर ले लाके। तो जो स्टोर नहीं किया वो फंसा, क्योंकि बाद में उसको सामान मिला नहीं बेचने के लिए। जो स्टोर किया उसका फायदा हो गया बहुत। लेकिन सर ये डर ही है ना कि हम स्टोर किया नहीं बिका तो वो अनसर्टेनिटी या वो डर, फियर ऑफ अननोन बहुत बड़ा फैक्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। हम एक और एग्जांपल देता हूं, मेरे एक कजन भैया है, वो कोविड होने के पहले 2-4 महीना पहले मिले थे। वो एक ऐसा पर्टिकुलर डिस्टिल वाटर का काम करते थे जो ये तुम्हारा हैंड वॉश वगैरह में मिलाया जाता है, हैंड वॉश या सैनिटाइजर में मिलाया जाता है। उनके पास 3-4 करोड़ का माल पड़ा था, बिक ही नहीं रहा था, क्योंकि कोविड आने के बहुत टाइम पहले तक ये इतना सैनिटाइजर को यूज नहीं करता था। मेरे ऑफिस में एक कलीग यूज करती थी, हम उसको बोलता था क्या फांड मारती, क्या फालतू स्टाइल मार रही। हमको लगता था क्या बेकार काम है यार, 2 मिनट में वो हाथ पे ड्रॉप छिड़क रही है और हाथ को मसल रही है, तो ज्यादा ही हाइजीन का ड्रामा दिखा रही है। मेरा सोचना था ऐसा। वही अंकल का माल इसलिए बिक नहीं रहा था, वो अंकल परेशान थे, और जैसे कोविड हिट हुआ उनका वो 3-3.5 करोड़ का माल 4-5 करोड़ में बिक गया। तो जो माल में वो भयानक लॉस खा के बैठे थे, वही माल में वो 1.5-2 करोड़ कमा के निकल गए। उनके लिए तो कोविड बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन वो पहले प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उनको भी डर था और माल लेके रखेगी नहीं, ऑलरेडी ये नहीं बिक रहा और कैसे लेके रख ले। तो ये सब बहुत बार होता है कि आपको पहले से पता नहीं होता, तो आपको डर भी लगता है डिसीजन लेने में। ये भी एक फैक्टर था, ये था ये पार्ट। आई थिंक चैप्टर ही खत्म हो गया है। ठीक है चलो, ये आपका डन है इसमें। लेकिन एक क्वार्टर 5 फोर्थ गायब हो गया ना, वो लिखा हुआ था लेकिन नोट्स में नहीं। हम वही सोच रहा था तीसरा मॉडल कहाँ गया, यहाँ पे कहीं नहीं है। 1 मिनट रुको, पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल बोल के मॉडल है। वो मॉडल क्या बात करता है, पॉटर बोला 5 चीजों को एक बिजनेसमैन को ध्यान देना चाहिए अलग अलग सिनारियो में। 5 थ्रेट है। पहला बोलता है न्यू एंट्रेंट इन द इंडस्ट्री। मेरे को हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जिस इंडस्ट्री में बिजनेस है उसमें कोई नया प्लेयर आ रहा है क्या। हम तो ऑलरेडी काम कर ही रहे, मेरे कॉम्पिटिटर तो ऑलरेडी यहीं 4-5 स्टोर, और नया कोई आ रहा है क्या। तो पहले हमको उनका थ्रेट को देखना चाहिए। दूसरा बोला थ्रेट ऑफ एग्जिस्टिंग, मेरे जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर है वो क्या नया कर रहे हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी हमको ध्यान देना चाहिए। तीसरा बोला पावर ऑफ कंज्यूमर, हमको हमेशा ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि कस्टमर का क्या, वो तो आगे लेके जाएगा ही अल्टीमेटली। सर कंज्यूमर का बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, वो कहीं भी जा सकता है, आपके पास नहीं भी आ सकता है, वो प्रोडक्ट को लेना भी बंद कर सकता है। चौथा बोला पावर ऑफ सप्लायर, हमको सप्लायर का बार्गेनिंग पावर से डरना चाहिए, मेरा ध्यान देना चाहिए हमेशा।
और आखिरी बोला कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। तो 5 ये फोर्सेस है जिन पे हमको ध्यान देना चाहिए। क्या क्या है? नया एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ द एग्जिस्टिंग सब्सटीट्यूट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया बोलने में, थ्रेट ऑफ एग्जिस्टिंग सब्सटीट्यूट, मतलब मेरे प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, हम टी बेचता है तो हमको कॉफी का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉफी मार्केट के मेरा मार्केट ना खा जाए, है ना। तो हमको न्यू एंट्रेंट का ध्यान देना चाहिए, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पे ध्यान रखना चाहिए, कस्टमर, सप्लायर और कंपटीशन जो है एग्जिस्टिंग जो मेरा है, हम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं तो दूसरा कोल्ड ड्रिंक कंपनी से भी हमको ध्यान देना चाहिए। देखो हम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, हमको जूस इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं। और हम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं तो हमको कोल्ड ड्रिंक के भी कॉम्पिटिटर पे ध्यान देना चाहिए। सप्लायर और कस्टमर पे तो ध्यान देना ही चाहिए, जो हमको रॉ मटेरियल देता है, जो मेरा गुड्स खरीदता है। इसके अलावा नया एंट्रेंट जो इंडस्ट्री में उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये 5 फोर्सेस पे हमको ध्यान रखना चाहिए।